तो नमस्कार एक बार फिर से आप सभी को। मैं कुमार मन्नू कार्बन के एलोट्रॉप्स में आप सभी का जोरदार धमाकेदार स्वागत करता हूं, क्योंकि कार्बन के एलोट्रॉप्स बहुत कॉमन है और 9 10 से पढ़ने के लिए मतलब इसके बारे में बहुत कुछ पढ़ना होता है। एलोट्रॉप्स की दुनिया में बहुत कम एलोट्रॉप होते हैं जो 9 10 लेवल पर पढ़ने होते हैं। आपने बाकी किसी एलिमेंट्स के एलोट्रॉप्स को इतने अच्छे से नहीं पढ़ा होगा जितने आपने कार्बन के एलोट्रॉप्स, डायमंड और ग्रेफाइट को पढ़ा होगा। तो इसलिए आपको वो थोड़ा इंटरेस्टिंग भी लगता है और थोड़ा इजी भी, क्योंकि 9 10 में चीजें रिपीट करी जाती है। बट वहां पे एक हिंट मिलता है फुलरीन्स के बारे में। तो फ्लोरीन्स एक अच्छा एलोट्रॉप है, उसके बारे में डिस्कशन होगा। तो आज मोर और लेस हम लोग कार्बन के एलोट्रॉप्स को पार्ट 1 में इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। और पी ब्लॉक की केमिस्ट्री है ये, बट 9 10 से रिलेटेड है और एलिमेंट्स को समझने के लिए, एलोट्रॉप्स को समझने के लिए काफी हेल्पफुल है। और अपना ये एलोट्रॉप का सीरीज ही चल रहा है। तो कार्बन के एलोट्रॉप्स पर कुछ बेसिक बातें करते हैं, फिर हम लोग धीरे 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 आगे जाएंगे। आ जाइए। सबसे पहले कार्बन के तो बहुत सारे एलोट्रॉप्स होते हैं। और इसके एलोट्रॉप्स होने के कारण तो रीजन तो हमने पहले ही डिस्कस कर लिया है कि एलोट्रॉप्स होने का जो रीजन है वो क्या क्या रीजन होता है। कैटेनेशन पावर, और नॉन मेटल है तो मेटल है, तो फिर वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट और वेरिएबल कोऑर्डिनेशन नंबर शो करने की एबिलिटी। इस वजह से एलोट्रॉप्स होते हैं किसी भी एलिमेंट के। तो नॉन मेटल में ऑब्वियस है, कार्बन का कैटेनेशन पावर पीरियोडिक टेबल में आप हाईएस्ट बोलते हो। इससे होता क्या है कि आप कैटेनेशन पावर इज सेल्फ लिंकिंग एबिलिटी, खुद से खुद में लंबे लंबे चेन बनाने की क्षमता। और इसके वजह से चूंकि कार्बन की 4 वैलेंसी है और खुद में खुद से वो लंबा चेन बना सकता है, क्योंकि सीसी बॉन्ड एनर्जी काफी हाई होती है। तो इस वजह से आप लंबे चेन्स बना के, मतलब उसको प्रैक्टिकली फील करना है, उसको अलग अलग शेप में ढाल सकते हो, कास्ट कर सकते हो। क्या बोला मैंने? लंबे चेन्स को कैटेनेशन पावर इज सेल्फ लिंकिंग एबिलिटी, खुद से खुद को जुड़ने की क्षमता। और दिस इज हाईएस्ट फॉर कार्बन इन पीरियोडिक टेबल। और भी एलिमेंट्स के बहुत हाई है, जैसे सिलिकॉन का भी काफी हाई है, बोरॉन का भी काफी हाई है। तो बोरॉन के भी तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉप्स होते हैं, क्योंकि उसका भी कैटेनेशन पावर बहुत हाई है। ठीक है। तो कैटेनेशन पावर ज्यादा होने से आप लंबे चेन बना रहे हैं, और लंबे चेन को अलग अलग स्ट्रक्चर में मोल्ड कर सकते हैं, कास्ट कर सकते हैं। मतलब नहीं समझ में आ रहा? चेन लंबा है अगर, तो उसे मैं चाहूं तो मोड़ दूं, उसे मैं चाहूं तो फैला दूं, उसे मैं चाहूं तो हेलिक्स बना दूं, उसे मैं चाहूं तो सिलेंडर बना दूं। क्लियर? उसे मैं चाहूं तो ट्यूब बना लूं, उसे मैं चाहूं तो स्फेयर बना दूं। मतलब सीट ऐसे फैला हुआ, उसको मैं चाहूं तो ऐसे स्फेयर बना दूं। तो कार्बन के बहुत सारे एलोट्रॉप्स होने के पीछे का कारण उसकी वैलेंसी है, उसका कैटेनेशन पावर है और अच्छी खासी वैलेंसी। ठीक है। तो पहला पॉइंट मैं यहां पे लिख देता हूं। कार्बन इज एन एलोट्रॉपिक एलिमेंट having many natural as well as synthetic allotropes। नेचुरल और सिंथेटिक दोनों तरह के एलोट्रॉप्स हैं। ठीक है, दोनों तरह के। और ये लिखना आपको यहां जरूरी नहीं है कि आखिर किस वजह से एलोट्रॉपिज्म कार्बन में है, मैंने एक्सप्लेन कर दिया। और ये एलोट्रॉप के फर्स्ट लेक्चर में भी आपको ये चीजें बताई गई थी, बहुत डिटेल में हमने वहां पे डिस्कस किया है कि क्यों ऐसा होता है। फिर भी चलो एक लाइन में लिख देता हूं। वाइड रेंज ऑफ एलोट्रॉपिज्म इन कार्बन is due to its catenation ability मतलब self linking ability, and the chains of carbon thus get
molded in different structures in different conditions. क्या लिखा हमने बेटा? हमने लिखा कि कार्बन का जो एलोट्रॉप है, इसका जो वाइड रेंज है, ये किस वजह से है? तो इसके कैटेनेशन एबिलिटी के कारण, मींस लंबे लंबे जो चेन बनाने की इसकी एबिलिटी है, और इस तरह से जो चेन्स ऑफ कार्बन है गेट मोल्डेड इन डिफरेंट स्ट्रक्चर्स इन डिफरेंट कंडीशंस, अलग अलग कंडीशन में उसको आप अलग अलग स्ट्रक्चर में मोल्ड कर सकते हो. वाइड रेंज, वाइड बड़ा, रेंज, रेंज तो आप समझते ही हैं, मतलब बहुत सारे जो इसके एलोट्रॉप्स हैं. जैसे आप आराम से समझेंगे, कोई हड़बड़ी नहीं हो, और एक एक पॉइंट को क्लियर करते चले जाएंगे. बहुत सारा आपका कंफ्यूजन भी दूर होगा, बहुत सारी नई चीजें भी आप सीखोगे. और अगर कोई चीज आपको पहले से आ रहा है तो इनऑर्गेनिक में अक्सर आप लोग देखते हो कि जो चीजें आ रही हैं उसमें बहुत सारी खामियां निकल जाती हैं, तो निकलेंगे ही निकलेंगे, इसलिए एकदम मजा लेते रहिए, एंजॉय कीजिए, आइए सीखिए. तो डिफरेंट स्ट्रक्चर्स की बातें हम लोगों ने करी कि अगर काफी सारे एलोट्रॉप्स हैं उसको आप लंबे चेन को मोल्ड कर सकते हो. मोल्ड करना मतलब कास्ट करना, मतलब उसको ढाल देना, नहीं तो अलग अलग स्ट्रक्चर्स में, और इससे आपको अलग अलग एलोट्रॉप्स मिलते हैं. एलोट्रॉप्स जैसे बहुत कॉमन एलोट्रॉप है आपका ग्रेफाइट, बहुत कॉमन एलोट्रॉप है डायमंड, 9-10 से आप जिससे खेलते हैं. बहुत कॉमन एलोट्रॉप है आपका फुलरीन्स. अब इसके अलावे बहुत सारे एलोट्रॉप्स हैं. लॉन्स डिलीट, लॉन्स डिलीट जिसको आप हेक्सागोनल डायमंड भी बोलते हैं. लॉन्स डिलीट क्या लिखा जाए? चलो लिख देता हूं. लॉन्स डिलीट, साइक्लोकार्बन, बहुत सारे ग्लासी कार्बन, कार्बन नैनो ट्यूब्स. आप कोई और छोड़ ही नहीं है कार्बन के एलोट्रॉप्स का. इसीलिए मैं कहता हूं आप ये नहीं बोलेंगे कि कार्बन के 3 एलोट्रॉप्स होते हैं. आपने फास्फोरस में तो चलो डिफाइन कर दिया, फास्फोरस में आपने डिफाइन कर दिया, लेकिन कार्बन में ये हिम्मत ना जुटाए. फास्फोरस में थोड़ा एक लिमिटेड रेंज है रिलेटिवली, बट कार्बन का कैटेनेशन पावर फास्फोरस से बहुत ज्यादा है, सेल्फ लिंकिंग एबिलिटी. इसीलिए कार्बन में आप ये बातें नहीं कह सकते कि सर 5 है कि 10 है कि 15 है कि 20, कुछ नहीं कह सकते. 100 है सर, 200 है, कितना नहीं कह सकते हो. मतलब बहुत सारे, मतलब मुझे खुद भी एग्जैक्ट आइडिया उसका नहीं आ सकता. हर कभी कोई नया बुक पढ़ता हूं तो फिर नई चीजें, कोई नया पब्लिशमेंट कभी नजर आया तो फिर नई चीजें, कोई और छोड़ नहीं है इसका. ठीक है. एक होता है एक फॉर्म क्यू कार्बन, इस बहाने इसको जान लो. ये जो क्यू कार्बन फॉर्म, हालांकि हमने शायद पीछे भी डिस्कस किया, दिस फॉर्म इज हार्डर देन डायमंड. दिस फॉर्म इज फेरोमैग्नेटिक एंड हार्डर देन डायमंड. ये जो फॉर्म है बेटा आपका, क्योंकि आप बोलते हो ना डायमंड को हार्डेस्ट सब्सटेंस बोलते हो ना, तो हार्डर, डायमंड काफी हार्ड है बट हार्डेस्ट सब्सटेंस मत बोलो. ये बोलो हार्डेस्ट मिनरल बोल सकते हो, हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस बोल सकते हो. क्यों कार्बन इज नॉट नेचुरल, बट हार्डेस्ट सब्सटेंस डायमंड को नहीं बोलना चाहिए. हालांकि ठीक है, काफी हार्ड तो है, इसमें कोई दो राय नहीं है. और एलिमेंट्स में तो सारे एलिमेंट्स में सबसे हार्ड है, और नेचुरल सब्सटेंस जितने हैं उनमें सबसे ज्यादा हार्ड माना भी जाता है, मोर और लेस कह भी सकते हैं. लेकिन फिर भी सारे सब्सटेंसेज में सबसे हार्ड नहीं कह सकते हैं. B4C उससे भी हार्ड माना जाता है, SiC कार्बोरंडम उससे भी हार्ड माना जाता है, मतलब डायमंड से हार्ड माना जाता है. और कार्बन का ही एक एलोट्रॉप है क्यू कार्बन, दिस इज हार्डर देन डायमंड और फेरोमैग्नेटिक होता है, वगैरह वगैरह, मतलब बहुत सारे. अब हमें पता है अच्छे से कि हमें फोकस कहां होना है, सर ग्रेफाइट पर, सर डायमंड पर, और हमें फोकस होना है सर फुलरीन्स पे, बाकी पे फोकस नहीं होना. लेकिन इतना हमने जरूर सीखा कि बहुत ज्यादा इसका रेंज है. ठीक है.
और कंफ्यूजन भी बहुत ज्यादा सीखोगे तो फिर कंफ्यूजन बढ़ेगा। तो कुछ नहीं, 3 मेन एलोट्रॉप्स हैं और इसके अलावा बहुत सारे एलोट्रॉप्स और भी होते हैं, कुछ नेचुरल और कुछ सिंथेटिक। हाँ, क्या लिखा आपने? एलोट्रॉप्स का पीटी में पोजीशन क्यों नहीं होता है? एलिमेंट जब आपने बोला तो एलिमेंट के ही एलोट्रॉप्स है, तो उस एलिमेंट के जितने एलोट्रॉप्स हैं सारे उसी पोजीशन पर हैं हिमांशु। ठीक है, किसी भी एलिमेंट के जितने एलोट्रॉप्स हैं वो सारे एलिमेंट ही है और वो उसी पोजीशन पर है, उन सारे के एटॉमिक नंबर सेम है। वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स और कोऑर्डिनेशन नंबर भी एक रीजन हो सकता है एलोट्रॉपिज्म का, अपार्ट फ्रॉम कैटनेशन एबिलिटी। हाँ डेफिनेटली, मेटल में तो वही होता ना, मेटल में तो कैटनेशन पावर नहीं होता ना आशीष, मेटल में तो कैटनेशन पावर बोलते नहीं, सेल्फ लिंकिंग एबिलिटी, वहां कोवेलेंट बॉन्ड्स बनते नहीं है, तो वहां पे यही कहते हैं। पीयू सर, किसी सब्सटेंस की हार्डनेस वैल्यू, तो हार्डनेस वैल्यू के लिए एक स्केल होता है मोज स्केल, डायमंड को अराउंड 10 मोज स्केल पे दिया जाता है और ग्रेफाइट को अराउंड 1 to 2, 1 से 2 मोज स्केल पे दिया जाता है। मतलब जहां पर डायमंड को वन ऑफ द हार्डेस्ट या हार्डेस्ट के रेंज में रखते हैं, ग्रेफाइट को वन ऑफ द सॉफ्टेस्ट सब्सटेंस की तरफ हम लोग उसको कंसिडर करते हैं। ठीक है, मोज वैल्यू होता है, कोहेसिव एनर्जी वहां डिफाइन होती है, तो हमारे सिलेबस में उतना डिटेल में जानना नहीं है, बस हार्ड है और क्यों हार्ड है थोड़ा बहुत उस पर डिस्कशन करना होता, जो डायमंड में अपन सीखेंगे। ठीक है, चलिए आ जाइए। तो कार्बन के एलोट्रॉप्स का ये फर्स्ट पेज था हमारा, पेज नंबर मैं यहां 2 डाल देता हूं। अब 3 जनरल एलोट्रॉप्स में से हम लोग निकालने वाले हैं क्या? डेफिनेटली पहला एलोट्रॉप फ्लोरीन पढ़ते हैं। क्यों सर, डायमंड और ग्रेफाइट क्यों नहीं? इसीलिए क्योंकि डायमंड और ग्रेफाइट तो आपको बहुत कुछ आपने सुना हुआ भी होता है, तो पहला एलोट्रॉप क्यों ना फ्लोरीन पढ़ा जाए। ठीक है, अच्छा फ्लोरीन्स आराम से सीखिएगा, क्योंकि बहुत सारे नए पॉइंट्स इसमें आपके लिए आने वाले हैं, बहुत सारे नए पॉइंट। आइए, फ्लोरीन्स अपने आप में फैमिली, एक फैमिली है, फैमिली ऑफ, कह सकते हो कि कार्बन के एलोट्रॉप्स का सिंपली लिखो पहले, फैमिली ऑफ एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। अपने आप में फ्लोरीन जो है वो एक फैमिली की तरह, मतलब बहुत सारे, नहीं बेटा आराम से, बकमिंस्टर फ्लोरीन नहीं, मैंने अभी फ्लोरीन लिखा फिर बकमिंस्टर फ्लोरीन पर जाते हैं, पहले आराम से सीखे। तो फ्लोरीन्स अपने आप में कार्बन के एलोट्रॉप्स की एक फैमिली है, उस फैमिली में बहुत सारे मेंबर्स हैं, हैविंग मॉलिक्यूलर फॉर्मूला CN, CN। अब जहां पर N की वैल्यू बहुत लार्ज, मतलब बड़ी रेंज, अब एग्जैक्टली N की वैल्यू लिखना इसमें बहुत डिफिकल्ट है, अच्छे से सुनोगे, एग्जैक्ट वैल्यू लिखना इसमें बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है। जैसे अगर मैं बोलूं N की वैल्यू क्या, तो N 8 पर भी होता है, 18 पर भी होता है, 20 पर भी होता है, बट 20 के नीचे वाले जो N के वैल्यूज हैं उसको फ्लोरीन में सामान्य तौर पर कंसीडर नहीं करता है। मतलब 20 से N की वैल्यू अगर आप स्टार्ट करोगे तो ओके है, आराम से समझेंगे, और जहां पे अगर कोई डाउट होगा तो आप ये क्लियर करेंगे, पूछ ले सकते हैं। सर इनऑर्गेनिक को ध्यान रखना, याद रखना आसान है, लेकिन अच्छा याद रखना मुश्किल, डेफिनेटली मुश्किल है, इसीलिए हम लोग उसमें क्या करते हैं ना, हर पॉइंट्स में हम लोग अंडरलाइन करते हैं कि आप इस पॉइंट पर फोकस होइए ज्यादा, ये करना पड़ेगा, और क्वेश्चंस बनाने पड़ेंगे आपको खूब सारे ताकि याद हो जाए आपको। और अगर आप हमसे पढ़ते हैं तो रेगुलर मैं खुद ब खुद अपने आप चीजों को रिपीट करते रहता हूं,
कोर्स में जैसे जैसे कोर्स प्रोग्रेस में आप जाते हो तो मैं खुद रिपीट करता हूं बार बार जो चीजें कभी आ सकती हैं। देखो बेटा, बताने के लिए बहुत सारी चीजें बताई जाती है, जो पॉइंट्स हो सकता है कि आपके कोर्सेज में हो, कुछ कोर्सेज में ना हो, बट एक होता है ना कि विजन विजन एक काम करना चाहिए कि जरूरी नहीं है कि आपको जो लिखी हुई है लाइन एनसीईआरटी में वही लाइन एग्जैक्टली आने वाली है। उस लाइन को इलेबोरेट करके भी बहुत कुछ चीजें पूछी जा सकती है, मींस प्रोजेक्शन। तो हमें थोड़ा दायां बायां झांकना पड़ता है इस वजह से, बट दायां बायां झांकने में ध्यान रखना पड़ता है कि दायां बायां जाना नहीं होता, बस झांकना होता। पॉइंट सिर्फ झांकना होता हमें। अच्छा, मैं बकमिंस्टर फुलरीन बोल रहा हूं, मेरे को पढ़ना है बकमिंस्टर फुलरीन। अच्छा, फुलरीन होता है, फुलरीन का बड़ा रेंज होता है। अच्छा, और भी मॉलिक्यूल्स होते हैं, इसको बोलते हैं झांकना। अब जाकर के आप पढ़ रहे हो उसके और मॉलिक्यूल C72 को जाके पढ़ रहे हो डिटेल में, C80 को डिटेल में पढ़ रहे हो, C74 को डिटेल में पढ़ रहे हो, इसे बोला जाता दायां बायां जाना। तो मैं दायां बायां जाने के लिए कभी नहीं एडवाइस करता हूं, मैं दाएं बाएं झांकने के लिए एडवाइस जरूर करता हूं केमिस्ट्री में। दिस इज इंपॉर्टेंट, क्योंकि क्वेश्चंस उस तरह से आते हैं। ये मेरा एक्सपीरियंस, और किसी भी अच्छे टीचर से आप पूछेंगे तो वो बोलेंगे कि अगर आपको इनऑर्गेनिक के 100% क्वेश्चंस करने हैं तो आपको दाएं बाएं झांकने ही झांकने पड़ेंगे। आप सीधे एनसीईआरटी की रखी हुई लाइंस पर नहीं कर सकते हो। आपने पिछले क्लास में ब्लैक फास्फोरस को अच्छे से पढ़ा, आपने उसमें क्लियर क्लियर देखा, बहुत सारे क्वेश्चंस हमने लाए हैं। बिना दाएं बाएं झांके वो सारे क्वेश्चंस बनाने पॉसिबल ही नहीं थे। ठीक है, तो आइए, हमने बोला n की वैल्यू बहुत कुछ हो सकती है। 20 एक वैल्यू ले लो और 60 ऑनवर्ड स्टार्ट करो ऐसे, और 60 से कहां तक आप नहीं बता सकते हो कि कहां तक, 60 ऑनवर्ड्स बस लिख, बढ़िया से सीख लीजिए। मतलब ये क्लियर हो गया कि C60 जो आप लिखते हो, C60 एक फुलरीन का एक मेंबर है। 20 को सर आपने क्यों घेरा और 60 को क्यों घेरा, दोनों का मैं क्लियर मतलब समझाता हूं। मतलब इसमें बहुत सारे फुलरीन्स हैं, ठीक है। 20 मतलब अगर स्टार्ट करने हो तो 20 से शुरू करते हैं। हमने बोला कि 18 वगैरह भी होते हैं, बट उनको फुलरीन्स में काउंट नहीं करते। आराम से सीखे, सुने, कंफ्यूजन को भी दूर कर ले। आपको स्टार्ट करना है तो 20 से, इसीलिए पहला पॉइंट आप 20 पर लिख देंगे, क्या, स्मॉलेस्ट नोन फुलरीन। पहले फुलरीन को आप समझ लें। फुलरीन कार्बन के एलोट्रॉप्स का एक फैमिली है अपने आप में, जिसका फॉर्मूला है CN, मतलब बहुत सारे कार्बन एटम्स के मॉलिक्यूल्स हैं उसमें। तो स्मॉलेस्ट नोन फुलरीन, सबसे छोटा नोन फुलरीन कौन है, C20। क्लियर है, C20 अपने आप में एक 2 डीकाहेड्रल स्ट्रक्चर का मॉलिक्यूल है, लेकिन हमें पढ़ना नहीं है ये, बस ऐसे हमने लिख दिया। बस ये पॉइंट ध्यान कर रखना है, स्मॉलेस्ट नोन फुलरीन इज नॉट C60। बहुत सारे टीचर वो पढ़ाते हैं कि फुलरीन का जो सबसे छोटा नोन है फॉर्म है, दिस इज C60। नहीं, बिल्कुल गलत। फुलरीन का सबसे छोटा नोन जो फॉर्मूला है वो है C20। अब पहले हमने डॉट क्यों लगाया, फिर आराम से फिर मैं पढ़ूंगा भी किसने क्या लिखा। तो पहले हमने डॉट इसलिए लगाया है, जो बीच बीच में लगाया है 20 से पहले। कुछ लोग उसको भी कंसीडर कर लेते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं यार, करने दो, बट हमने स्मॉलेस्ट नोन लिख दिया, आपने 20 से शुरू करना। अब हमने बोला C60 क्या है, ये सबसे कॉमन, मोस्ट कॉमन नोन फुलरीन है। सबसे कॉमन नोन फुलरीन है, मोस्ट कॉमन नोन फुलरीन, या यू कह लो, और सिंपलेस्ट फुलरीन। जितने भी फुलरीन्स हैं उसमें सबसे सिंपलेस्ट फुलरीन है आपका कौन, C60, जिसका की नेचुरल अकरेंस होता है, हैविंग नेचुरल अकरेंसेज। इसका एक नेचुरल अकरेंस है, कहां पे, कह सकते हो इन सूट्स। सूट्स आप समझते हैं शायद, कोई समझते हो सूट, बताओ जल्दी 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 जल्दी। सूट्स एंड स्टार्स, सूट समझते हैं आप, कोई समझते हो, जल्दी जल्दी जल्दी। JRF के लिए तो अभी रिकॉर्डेड नहीं होगी, आप बाकी हमारे एप्लीकेशन पे देख सकते हैं कोर्सेज जो है, और
जेआरएफ में जो सिलेबस, जो चीजें कॉमन है जेई एडवांस्ड के लिए, वो चीजें आपको जेई एडवांस्ड डेप्थ तक नहीं लेके जाके पूछता, बट जो कॉमन नहीं है उसकी तो डेप्थ उसमें खतरनाक होती। हाँ, मैंने पूछा सूट्स क्या आप समझ पाते हैं? आदित्य, क्या आपने लिखा है? देवेश, उसके लिए सर का क्या 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 लिख देते हो बेटा? अंकित राज, सर इनऑर्गेनिक, अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। क्वेश्चन कहाँ से प्रैक्टिस करें? वो क्लासरूम में मैं बताते रहता हूँ। अच्छा, उसके लिए सर का आशीर्वाद चाहिए और कोई भी उपाय नहीं है ब्रो। आशीष मन्नू सर है तो हार्ड नहीं होगी इनऑर्गेनिक को समझना। अच्छा अच्छा, थैंक यू। दिस आर्ट, थैंक यू। सर का पूजा करो, क्या क्या लिखते रहते हो बे? विलेन, हेलो सर, मुझे आपकी पूरी कोर्स करनी है, कहां से करूं? एप्लीकेशन डाउनलोड कर ले विलेन भाई साहब। गूगल प्ले स्टोर पे जाइए और कुमार मनुज मैजिकल इनऑर्गेनिक सर्च कीजिए, एप्लीकेशन आ जाएगा और डाउनलोड कीजिए और उसमें कोर्सेज हैं, आपको दिख जाएगा। ठीक है गणितुल, मैं आपके क्वेश्चंस फिर से देख लूंगा। अच्छा, मैंने पूछा सूट्स, कालिक, हाँ चलो थोड़ा सा सही जा रहे हो। हाँ ठीक है ठीक है। ब्लैक विस्कस रेसिड्यू, हाइड्रोकार्बन्स को जब हम बर्न करते हैं ना, तो इनकम्प्लीट कंबशन जब करते हैं, तो इनकम्प्लीट कंबशन, हाइड्रोकार्बन्स का जब इनकम्प्लीट कंबशन करते हैं तो उसको आप सूट बोलते हैं। क्लियर है? ठीक है। और वो एमॉर्फस कार्बन होता है, वो भी कार्बन का एक एलोट्रॉप होता है। हालांकि मुझे यहां लिख देना चाहिए, अगर मैंने बोल दिया तो ये भी मैं चलो लिख ही देता हूं, एमॉर्फस कार्बन, ये भी मैं यहां लिख ही देता हूं। अभी यही पॉइंट है ना, कभी कभी पढ़ाते समय कोई नया पॉइंट आ जाता है दिमाग में। तो इसमें सूट्स आता है और चारकोल भी। ठीक है, मैं डिस्कस कर लेता हूं आगे थोड़ा सा। एमॉर्फस कार्बन भी एलोट्रॉप है, जैसे बहुत सारे कार्बन क्रिस्टलाइन है तो बहुत सारे एमॉर्फस है। तो ये एमॉर्फस कार्बन और क्रिस्टलाइन जिनके स्ट्रक्चर्स फिक्स है, इनकम्प्लीट कंबशन। गुड। तो आइए, मैंने क्या बोला, तो C60 का नेचुरल अबंडेंस है, नेचुरल अकरेंस है। जैसे आपने फास्फोरस का देखा था, फास्फोरस के किसी भी फॉर्म का नेचुरल अकरेंस नहीं था, तो C60 का नेचुरल अकरेंस है। कहां पे है? सूट्स में और स्टार्स में। सबसे कॉमन सोर्स सूट्स ही। किसका? C60 का। मोस्ट कॉमन सोर्स ऑफ C60 इज सूट्स। व्हाट इज सूट्स? सूट कहते हैं हम हाइड्रोकार्बन का इनकम्प्लीट कंबशन जब करते हैं, कंप्लीट नहीं, इनकम्प्लीट कार्बन कंबशन, तो आप उसको सूट कहते हैं। थोड़ा सा हिंदी में कालिक एक सही वर्ड, कालिक एक सही वर्ड। तो चलो, हमने लिख दिया। क्या पॉइंट आया? ये स्मॉलेस्ट नॉन फ्लोरीन है C20, और क्या पॉइंट आया? सिंपलेस्ट नॉन फ्लोरीन है C60, जिसका नेचुरल अकरेंस है। तो एक लंबा चौड़ा रेंज है। और अगला पॉइंट आ जाओ, ये जो हमारा फ्लोरीन्स है, इसमें 5 to 7 मेंबर्ड रिंग्स होते हैं। पॉइंट, ये जो CN मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, इसमें हमने क्या बोला? 5 to 7 मेंबर्ड रिंग्स है। अगले पेज में आ जाता हूं, पेज नंबर 4। हाँ, मॉलिक्यूल्स ऑफ fullerenes are fused structure of 5 to 7 membered rings। ठीक है, मॉलिक्यूल्स जो होते हैं फ्लोरीन के, मतलब हमने जो बहुत सारा फॉर्मूला बोला फ्लोरीन का, मतलब C20 से आगे बढ़ते जाओ और C60 आओ, आगे बढ़ते जाओ C70 आओ, C72 आओ, C74 आओ, C80 आओ, C84, C82, ऐसे आते जाओ, मतलब C584, मतलब क्या इसका है कोई लिमिट नहीं, कहां तक जाएगा। ठीक है, तो फुलरीन के जो मॉलिक्यूल्स हैं, ये अब फ्यूज्ड स्ट्रक्चर है। फ्यूज्ड मतलब मिला हुआ, किसका किसका? 5 से लेकर के 7 मेंबर्ड रिंग्स तक। फुलरीन्स में, अब ये क्लियर कर लो, फुलरीन्स में अभी मैं फुलरीन्स पर हूं, अभी मैं बकमिस्टर फुलरीन पर नहीं हूं। अभी सिर्फ मैंने ये बोला है C60 को बकमिस्टर फुलरीन, ये हमारा C60, बकमिस्टर फुलरीन इज दिस।
बकमिस्टर फुलरीन इज दिस। ठीक है, चलो आ जाओ। अब हमने बोला कि फुलरीन्स के मॉलिक्यूल्स फ्यूज्ड स्ट्रक्चर है, मतलब फ्यूज करना मतलब मिक्स होना, मर्ज होना। क्या मर्ज हुआ है भैया? 5 से लेकर के 7 मेंबर्ड कार्बन रिंग्स, 5 से लेकर के 7 मेंबर के कार्बन रिंग्स। हो सकता है कि 5 के साथ 6 मर्ज हो सकता है कि सिर्फ 6 हो सकता है कि 6 के साथ 7 मर्ज हो सकता है कि 5 के साथ 7 मर्ज हो सकता है कि 5 6 7 सारे मर्ज हो। लेकिन ढेर सारे रिंग्स मर्ज होकर के अपने आप में क्या बनाता है? फुलरीन्स तैयार कर रहा, और इसका एक वाइड स्ट्रक्चर है। आ जाइए, इन सब के शेप्स पर थोड़ा सा एक दो लाइन में बातें करूं। बहुत तरह के हो सकते हैं, जैसे हॉलो सिलेंडर, जैसे हॉलो स्फेयर्स, जैसे हॉलो ट्यूब्स, ट्यूबल स्ट्रक्चर, जैसे हॉलो इलिप्सॉइड्स। हॉलो होते हैं सारे इलिप्सॉइड्स। ठीक है, तो बहुत तरह के स्ट्रक्चर और भी, ऐसा नहीं कि यहीं पे लास्ट हो गया। मेनी अदर shapes and structures of fullerenes are possible. Shapes and structures of fullerenes are possible. ठीक है, क्या लिखा पॉइंट हमने? देख लो अच्छे से। हमने लिखा कि इसके जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बहुत सारे हैं, जिसमें एक C60 कॉमन है, सबसे कॉमन है, सबसे सिंपल है समझने के लिए। C60 कार्बन के फुलरीन्स के एलोट्रॉप्स या फैमिली में से सबसे सिंपल है C60, बाकी बहुत सारे। अब इनके अलग अलग स्ट्रक्चर्स होते हैं, मतलब हमने बोला कि कार्बन एटम का जो चेन फैला हुआ उसी को अलग अलग फॉर्म में मोल्ड किया गया, कास्ट किया गया। तो आप उससे एक सिलेंडर भी बना सकते हो, हॉलो, बीच में खाली। हॉलो स्फेयर, आपने स्फेयर तैयार किया, बीच में खाली। मतलब इनके जो फुलरीन्स के स्ट्रक्चर्स होते हैं उसकी एक खासियत है, सारे हॉलो है, मतलब बीच में खाली है आपका। ठीक है, चलो गुड। तो ये तो इंट्रोडक्शन था हमारा किस पर? सिर्फ फुलरीन्स पर। अभी मैं बकमिस्टर फुलरीन्स पर आपको, अभी तक मैंने आपको कुछ खास उसका डिस्कशन यूज नहीं किया। अभी तक सिर्फ हमने किया फुलरीन्स, कार्बन के एलोट्रॉप्स के फैमिली, जिसमें बहुत सारे जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला CN है। N की वैल्यू बहुत कुछ होती है, सिंपलेस्ट में, स्मॉलेस्ट में 20 होती है, और सिंपलेस्ट में 60 होती है, जिसको बकमिस्टर फुलरीन बोलते हैं, जो हमारे सिलेबस में पढ़ना है, जो मेनली सूट्स में पाया जाता है, जिसका नेचुरल अकरेंस है। और फिर हमने बोला कि इसके बहुत सारे मॉलिक्यूल्स का जो स्ट्रक्चर है वो सिलिंड्रिकल, स्फेरिकल, ट्यूबल, इलिप्सॉइड, हेलिक्स, बहुत तरह के स्ट्रक्चर्स हैं। एक पॉइंट और मुझे डिस्कस करना था। क्या पॉइंट मैं बताना चाह रहा था? हाँ, एक पर्टिकुलर फॉर्मूला का बहुत सारे आइसोमर्स भी पॉसिबल है। क्लियर हुआ मैंने क्या बोला? भाई साहब, सब एलोट्रॉप्स आप कैसे पढ़ते हो? एक पर्टिकुलर फॉर्मूला का अलग अलग, जैसे आपने पढ़ा व्हाइट फास्फोरस, अब उसका आपने अल्फा व्हाइट और बीटा व्हाइट सुना नाम, तो उस समय में मॉलिक्यूलर फॉर्मूला रिमेन सेम। तो वही मैं यहां पे कह रहा हूं, एक पर्टिकुलर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का, सारे के नहीं, बहुत सारे ऐसे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है जिसका मोर देन वन, नहीं हर्ष, नो नो, उसका नेचुरल अकरेंस नहीं होता। C60 का नेचुरल अकरेंस, बहुत का नेचुरल अकरेंस है उसमें, बहुत का नेचुरल अकरेंस नहीं है। तो हमने बोला किसी पर्टिकुलर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का फुलरीन में हो सकता है कि एक से ज्यादा आइसोमर हो। इस पॉइंट को मैं लिख देता हूं। पर्टिकुलर CN फुलरीन्स में है सम आइसोमर्स, सबका नहीं, कुछ पर्टिकुलर CN फुलरीन्स के। ठीक है, चलिए हटिए। अब मैं आपको ले चलता हूं किस पर?
बकमिस्टर फुलरीन पर। अच्छा, अब हमारा आ गया C60 बकमिस्टर फुलरीन। आप बोलते हो इसको बकमिस्टर फुलरीन, या आप बोलते हो बेटा इसका नाम दूसरा बकी बॉल। अब इसके बारे में हमें डिटेल में जानना, बहुत कुछ इसके बारे में पढ़ना, ठीक है। विवेक, एग्जाम्पल सर आइसोमर का, बेटा अभी तो समझाया, उसके फॉर्म्स अलग हो सकते हैं, कोई कार्बन के नैनो ट्यूब फॉर्म में जा सकता है वही फॉर्मूला के साथ, कोई अलग अलग शेप में जा सकता है, अलग अलग स्ट्रक्चर ऑप्ट कर सकता है, जैसे फास्फोरस आपने किया, जैसे ग्रेफाइट में भी होता है, अलग अलग स्ट्रक्चर, एक ही फॉर्मूले के साथ अलग अलग स्ट्रक्चर ऑप्ट होता है ना बेटा, वही चीज है। हाँ चलो आ जाइए। हाँ, तो हमने बोला दिस इज सिंपलेस्ट नोन फुल वे। गुड, अगला पॉइंट, सबसे पहले इसको 1985 में बनाया गया था, इसका सिंथेसिस हुआ था, वही सूट में ही इसका अबंडेंस आया था। हालांकि कार्बन को का वेपोराइजेशन किया जा रहा था तो उसमें भी अबंडेंस था, बट हम लोगों को जानना नहीं है तो हटाइए। सबसे पहले 1985 में, और उन लोगों को इस चीज के लिए नोबेल प्राइज दिया गया था, ध्यान से। प्रोटो कर्ड और आर स्मेली, 1985 obtained first the Buckminster Fullerene as traces in suits। सबसे पहले इन तीनों को, और इस पर काम करने के लिए इन तीनों साइंटिस्ट को 1996 में नोबेल प्राइज मिला। सर साइंटिस्ट का नाम क्या इंपॉर्टेंट है? बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? कभी कभी कोई कोई साइंटिस्ट, मतलब एक्चुअली इन लोगों ने कार्बन की दुनिया बदली है। इससे पहले कार्बन के वही 3-4 एलोट्रॉप्स ही लोग जानते थे, डायमंड, ग्रेफाइट और एमॉर्फस कार्बन में वही सब, चारकोल सूट्स यही सब। लेकिन इन लोगों ने कार्बन की दुनिया बदल के रख दी। फ्लोरीन से एक ऐसा आया, ऐसा एलिमेंट लाया इन लोगों ने, मतलब ऐसा एलोट्रॉप लाया कि उसके बाद कार्बन की वजह से बहुत सारी चीजें चेंज हो गई, ठीक है। बहुत तरह के यूजेस हैं कार्बन के इस फॉर्म का, किसका? फ्लोरीन वाले फॉर्म का। इन तीनों को दे गॉट 1996 नोबेल प्राइज ऑफ केमिस्ट्री। और ये आपके एनसीईआरटी में मेंशन, इसलिए भी मैं बता रहा हूं, अदरवाइज मैं छोड़ भी देता, ठीक है। चलिए, जो C60 है ये ब्लैक सॉलिड है। कैसा मटेरियल है? ब्लैक सॉलिड, इनसॉल्युबल इन वाटर। अगर आप पानी में इसको डालेंगे तो ये इनसॉल्युबल है, बट डिजॉल्व्स इन सम हेवी हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन्स तो आप समझते ही हैं, सब में तो नहीं, लेकिन कुछ हैवी हाइड्रोकार्बन्स में ये भूल जाते हैं। वैसे ये पानी में क्या है मटेरियल, जो जो पॉइंट अंडरलाइन कर रहा हूं वो सब पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है। वाटर में ये इनसॉल्युबल है, एक ब्लैक सॉलिड है। अभी मैं स्ट्रक्चर पे जा रहा हूं धीरे धीरे, केज लाइक फ्यूज्ड रिंग स्ट्रक्चर, डेफिनेटली मैं उस पे जा रहा हूं। तो ये एक ब्लैक सॉलिड है जो वाटर में क्या है, इनसॉल्युबल है। अब कुछ हाइड्रोकार्बन्स में सॉल्युबल है। एक पर्टिकुलर पॉइंट बोलूंगा, चूंकि आप एलोट्रॉप्स में, नॉन मेटल के एलोट्रॉप्स में पर्टिकुलरली आप CS2 वगैरह में सॉल्युबिलिटी डिस्कस करते हो। आपने व्हाइट फास्फोरस में भी सॉल्युबिलिटी के बारे में डिस्कस करा है कि वो सॉल्युबल है, रेड और ब्लैक में भी डिस्कस किया है, तो कार्बन में भी डिस्कस करना बनता है, ठीक है। ये थोड़ा सा स्प्रैंगली सॉल्युबल कह सकते हो, थोड़ा सा सॉल्युबल है, स्प्रैंगली सॉल्युबल इन कहां पे? CS2, कार्बन डाइसल्फाइड। क्लियर हो गया?
कार्बन डाइसल्फाइड में ये स्प्रैंगली सॉल्युबल है। तो ये पॉइंट हमारे एक काम का पॉइंट है, काफी इंपॉर्टेंट। वाटर में इनसॉल्युबल और स्प्रैंगली सॉल्युबल इन CH2, वो इंपॉर्टेंट नहीं है तो हमने छोड़ दिया ऐसे। कुछ हैवी हाइड्रोकार्बन्स में उसको आप डिसॉल्व कर सकते हैं, वो घुल सकता है। और भी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स है जिसमें सॉल्युबल होते हैं, है कुछ ऐसे ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स जिसमें सॉल्युबल होते हैं, ठीक है। बट हमें जानना है बस CH2 आप जान ले और वाटर जान ले, और हमने लिख दिया बट डिसॉल्व्स इन सम हैवी हाइड्रोकार्बन्स, दैट्स इट। चलिए आइए, ब्लैक सॉलिड है। अब इसके स्ट्रक्चर वगैरह पर बातें करता हूं ध्यान से। स्ट्रक्चरल एनालिसिस, C60 बकमिंस्टर फुलरीन का स्ट्रक्चरल एनालिसिस। C60 का स्ट्रक्चर एक सॉकर बॉल के तरह होता है। इट लुक्स लाइक अ सॉकर बॉल, खेलने वाला बॉल होता है सॉकर बॉल, आपने देखा होगा उस पे कुछ 5 या 6 मेंबर्ड का रिंग्स ऐसे उभरा हुआ रहता है, क्लियर क्लियर सॉलिड, वो दिखेगा आपको। जैसे फुटबॉल में भी आप क्लोज क्या देखते हो, स्प्रैंगली मतलब हल्का, फुटबॉल में भी आप क्या देखते हो, 6 मेंबर के रिंग्स क्लोज जाने पे दिखता है ना। तो सॉकर बॉल में क्लियर क्लियर उभरा हुआ रहता है ऐसा, मतलब सारा, आप जब भी किसी सॉकर बॉल को ऐसे ऊपर उठा के रखेंगे तो आपको मेंबर्स एकदम साफ दिखेंगे कि सबसे ऊंचे पोजीशन पर वो है। तो इसका स्ट्रक्चर ये दिखता है, इट लुक्स लाइक अ सॉकर बॉल, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड बकी बॉल। क्लियर हो गया, बकी बॉल, बकमिंस्टर फुलरीन नाम है, बट बक आ गया और बॉल की तरह दिख रहा, सॉकर बॉल की तरह, इसलिए क्या आ गया, बकी बॉल। ध्यान से, तो ये पॉइंट में लिखता जा रहा हूं पॉइंट में। इट लुक्स, दिखने में कैसा है, लाइक अ सॉकर बॉल, मतलब स्फेरिकल, सो कॉल्ड, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ गया बेटा, क्या नाम पड़ गया, बकी बॉल। तो हमने क्लियर कर दिया कि बकी बॉल नाम क्यों पड़ा। तो पहले आप कंफर्म हो गए ना कि बकी बॉल नाम है C60 का, बकमिंस्टर फुलरीन नाम है C60 का, ना कि फुलरीन का। फुलरीन में बहुत सारे फॉर्मूला है, हजारों हजार फॉर्म्स हैं फुलरीन के, हजारों हजार फॉर्म्स हैं फुलरीन के। इसलिए मैंने बोला कि कार्बन के एलोट्रॉप से पंगा नहीं लेते हैं कि 2 ही है कि 3 ही के 4 ही, अकेले फ्लोरीन्स में हजारों हजार फॉर्म्स है। तो हमने पॉइंट किया क्या कि ये दिखता कैसा है, सॉकर बॉल की तरह, इसलिए हम लोग इसको बोलते हैं बकी बॉल। लेकिन एग्जैक्ट स्ट्रक्चर का नाम सॉकर बॉल स्ट्रक्चर नहीं बोलते हैं, ये उसकी तरह दिखता है। इसके स्ट्रक्चर का नाम क्या है, अब मैं अगले पेज में क्लियर करता हूं, पेज नंबर 5-6 आ जाइए। इसके स्ट्रक्चर को बोलते हैं ट्रंकेटेड इकोसाहेड्रन स्ट्रक्चर, ट्रंकेटेड इकोसाहेड्रन स्ट्रक्चर। इकोसाहेड्रन अपने आप में एक स्ट्रक्चर होता है। अगर स्ट्रक्चर का नाम क्लियर क्लियर लिखना हो तो आप यही लिखेंगे, क्या, ट्रंकेटेड इकोसाहेड्रन स्ट्रक्चर। अब ये कैसा होता है अभी तुरंत उस पर नहीं जाना है, धीरे 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 जब स्ट्रक्चर खुलेगा तो अपने आप समझ में आ जाएगा कि भैया इकोसाहेड्रन स्ट्रक्चर का मतलब क्या है, किसको बोलते हैं। हाँ, अब अगला पॉइंट आते हैं। तो ट्रंकेटेड इकोसाहेड्रन स्ट्रक्चर हमें बोलना। अब आ जाओ पॉइंट, और इसको मैं इलेबोरेट करता हूं, क्लियर करता हूं। केज लाइक स्ट्रक्चर विथ फ्यूज्ड rings of 5 and 6 membered carbon atoms, 6 membered carbon atoms। आराम से क्या बोला हमने, केज लाइक स्ट्रक्चर, पिंजरे के तरह। देखो, स्ट्रक्चर का एक नाम होना और किसी के तरह होना, बोथ आर डिफरेंट थिंग्स। हमने बोला स्ट्रक्चर का एक नाम होना और किसी के तरह होना, बोथ आर डिफरेंट थिंग्स। तो स्ट्रक्चर का नाम इज व्हाट इज द नेम ऑफ स्ट्रक्चर, इकोसाहेड्रन, ट्रंकेटेड इकोसाहेड्रन। ब्रांच निकला हुआ मैं दिखा दूंगा। केज लाइक स्ट्रक्चर बट इट लुक्स लाइक केज, कब, विथ कैसा, तो विथ फ्यूज्ड रिंग्स,
ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, सारे काफी इंपॉर्टेंट लाइन। फ्यूज्ड रिंग्स, फ्यूज्ड मतलब फिर मैंने बोला रिंग मर्ज कर रहे हैं किसके, 5 एंड 6 मेंबर्ड कार्बन एटम्स। रिंग्स कैसा, 5 और 6 मेंबर का, आराम से सुनेंगे। मतलब क्या हुआ बेटा, 5 मेंबर के कार्बन एटम्स, 5 मेंबर रिंग के और 6 मेंबर रिंग्स के कार्बन एटम्स दोनों आपस में फ्यूज कर रहे हैं, मिक्स कर रहे हैं। ठीक है, दिस इज पेंटागोन, दिस इज हेक्सागोन, और यही दोनों आपस में क्या कर रहे हैं, फ्यूजन है, इस स्ट्रक्चर का फ्यूजन, मतलब दोनों मर्ज हुआ, और मर्ज होकर के क्या बनाया, ट्रंकेटेड इकोसाहेड्रन स्ट्रक्चर। आराम से सीखेंगे, सब कुछ दिखाऊंगा मैं बढ़िया से प्लीज, और फिर मैं आपको बोलूंगा भी कि आप डाउट भी अपना देखते जाए। ये जो पेंटागोन्स हैं, किस चीज की मैं बातें कर रहा हूं भाई साहब, मैं बातें कर रहा हूं C60 की। ठीक है, ये जो पेंटागोन्स है इसकी संख्या है 12। कितनी है, 12। आराम से एक एक पॉइंट को बेटा जहां डाउट होगा फिर आप पूछते भी जाएंगे। 12 5 मेंबर्ड रिंग्स, किसकी संख्या है, पेंटागोन्स की संख्या कितनी, 12। हेक्सागोन्स की संख्या है 26 मेंबर्ड रिंग्स। अब ये फ्यूज कैसे करेगा ये भी हमें देखना। 5 मेंबर्स के रिंग कितने हैं, 12, और 6 मेंबर के रिंग्स कितने, 20। ये दोनों आपस में क्या कर रहे हैं, फ्यूज कर रहे हैं, मिल रहे हैं, और क्या क्रिएट कर रहे हैं, क्या बना रहे हैं, C60। और इसका स्ट्रक्चर फाइनली फ्यूज करने के बाद कैसा आएगा, ट्रंकेटेड इकोसाहेड्रन। लेकिन आपको दिखेगा कैसा, केज लाइक स्ट्रक्चर, केज लाइक स्ट्रक्चर। क्या लिखे हो बजरंग, 26 12 5, हाँ बिल्कुल एग्जैक्टली। ठीक है, अच्छे से आ जाओ, और पॉइंट मैं लिखता हूं। हाँ पहले मैं स्ट्रक्चर आपको दिखाता हूं कि कैसा दिखेगा फाइनली, तब और क्लियर समझ में आएंगी चीजें। पहले एक बना रहा, देखो फाइनली ये दिखेगा कैसा। ये मान लो एक 5 मेंबर का रिंग है, ठीक है। अब यहां पे 6 मेंबर का रिंग आएगा, आराम से। ये देखिए, ये कितने मेंबर का है, 5, और ये कितने का, 6। आराम से ही फिर यहां पर एक 6 मेंबर का रिंग आएगा, हालांकि इसको और थोड़ा सा इधर बनाना चाहिए था। छह मेंबर का रिंग, फिर आ जाइए, यहां भी फिर 6 मेंबर का रिंग। थोड़ा सा बनाने में प्रॉब्लम तो आएगी, कोई दिक्कत नहीं है, हमें प्रयास जारी रखने होंगे। एज लेंथ के कारण थोड़ी सी दिक्कत होगी आपको, मुझे तो मुझे ड्रॉ करना है। ये मैंने ड्रॉ किया, ठीक है। ये ले लो, 6 मेंबर का रिंग, ये ले लो 6 मेंबर का रिंग। 5 को 6 मेंबर का रिंग घेरे हुए, 5 को 6 मेंबर का रिंग घेरे हुए, ठीक है। हर 5 मेंबर को 6 मेंबर का रिंग घेरे हुए, हाँ ठीक है। क्लियर दिख रहा, क्या बोला मैंने बेटा, मैंने बोला 5 मेंबर के रिंग को कितने मेंबर का रिंग घेरे हुए हैं, 6 मेंबर्स के रिंग घेरे हुए हैं। आराम से सीखिए, कोई हड़बड़ी नहीं।
अब जब ये 2 6 आया, फिर यहां पर 2 6 के बीच में 5 निकलेगा, यहां भी निकलेगा। तो ये तो लंबा लंबा मैंने बना दिया है थोड़ा सा, चलो यार कोई नहीं, दिखा देता हूं इसी में। थोड़ा लंबा तो बन ही गया है। ये 5 मेंबर का, इस तरह से ये फैलते जाएगा। मतलब यहां पे कितना मेंबर का रिंग फिर आ जाएगा बेटा, अगर यहां मैं बोलूं यहां पे कितने मेंबर का रिंग आएगा, 6। यहां कितने मेंबर का, 6। यहां कितने मेंबर का, 6। और यहां कितने मेंबर का आएगा, 2 6 के बीच से निकलेगा 5। क्लियर हो गया, 2 6 के बीच से निकलेगा 5। ये देख लो, अगर तुम 5 देखना चाहते हो, देखना चाहते हो, ठीक से ठीक से ठीक से। क्लियर हो गया, क्लियर हो गया अच्छे से। तो मतलब 2 6 के बीच से निकलना है 5। यहां देखो 2 6 है, क्या निकलेगा सर 5। अब आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। फिर मैं बोलूं कि यहां पे कितना मेंबर का आएगा सर 6। यहां पे कितना मेंबर का, 6। यहां 6, 2 6 के बीच में फिर यहां क्या आएगा सर 5। अब आपको समझ में आया होगा शायद। जल्दी बताओ, पहले स्ट्रक्चर वाला मामला क्लियर हुआ, फिर यहां पे क्या आएगा 6। तो आप एक चीज को अच्छे से देख लो, कोई भी दो 5 मेंबर का, कोई भी दो 5 मेंबर का रिंग आपस में अपना एज शेयर नहीं कर रहा, किनारा शेयर नहीं कर रहा, वर्टेक्स शेयर नहीं कर रहा। क्या बोला मैंने, सभी लोग अच्छे से स्ट्रक्चर को देख ले। 5 मेंबर के चारों तरफ हमने 6 बनाया, 6 के बीच से निकलेगा 5, 2 6 के बीच से निकलेगा 5। तो हमने बोला कि कोई भी दो 5 मेंबर का रिंग आपस में किनारा शेयर नहीं करेगा, एज या वर्टेक्स शेयर नहीं करेगा। दो 5 मेंबर का रिंग आपस में कहीं कनेक्टेड नहीं है। क्लियर हो गया, बढ़िया से देख लो। तो आप यहां पर पॉइंट लिखेंगे ठीक से। इसको मैं घेर के थोड़ा साइड कर दे रहा हूं, इधर ही ले जा रहा हूं, लेफ्ट साइड करता हूं। सभी लोग एक बार पहले स्ट्रक्चर पहले बता दो एक बार मेरे को कि क्लियर हुआ या नहीं, जल्दी से प्लीज, जल्दी जल्दी जल्दी। स्ट्रक्चर वाला मामला क्लियर हुआ कि नहीं, और क्लियर करूंगा, लेकिन अभी यहां पर बेसिक लेवल पर मैंने दिखाया, ये क्लियर हुआ कि नहीं। सभी लोग सभी लोग सभी लोग। नो पेंटागोन्स शेयर्ड द वर्टेक्स और एजेस। सभी लोग सभी लोग सभी लोग। ये पॉइंट को अच्छे से देख ले। कोई भी पेंटागोन्स, पेंटागोन्स हमने लिखा मतलब एक से ज्यादा पेंटागोन, वो लोग आपस में अपना वर्टेक्स शीर्ष, या फिर बोल लो धमाकेदार, क्रिस्टल क्लियर 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 क्लियर, खूबसूरत। अच्छा ठीक है, गुड। तो कोई भी दो 5 मेंबर्ड के रिंग्स आपस में, थोड़ा सा इसमें खूबसूरत तो नहीं है, ये वाला मैंने थोड़ा लंबा बना दिया, मुझे पता है। ले रहे हो मेरी देवेश, अच्छे से ले रहे हो, पता बेटा, कोई बात नहीं कोई बात नहीं। ऑनलाइन में हो ले सकते हो, ऑफलाइन में आना बेटा। यस सर, गुड। विकास ने लिखा फिर से सर, देखो सबने लिख दिया यस सर यस सर यस सर, इतने लोगों ने लिखा यस सर क्लियर है, एक ने लिखा सर फिर से। अच्छा ठीक है, विकास जी के कहने पर एक बार फिर से मैं डिस्कस कर देता हूं, लेकिन विकास जी एकदम बने रहे लाइन पे। चला जा। तो हमने बोला कोई भी दो पेंटागोन जो है वो अपना मेंबर ये शेयर नहीं करेगा, और ये पॉइंट फिर से इंपॉर्टेंट होगी। अगला पॉइंट आइए, कितने वर्टेक्स हैं इसमें, नंबर ऑफ वर्टेक्स कितने हैं। वर्टेक्स मतलब शीर्ष, ऑब्वियस है लोग, हर कार्बन अपने आप में एक वर्टेक्स पर है। नंबर ऑफ वर्टेक्स 60। क्लियर है, नंबर ऑफ फेसेज कितने हैं, नंबर ऑफ फेसेज कितने हैं, कितना फेस है, फेस मतलब चेहरा, तो रिंग जितना है उतने चेहरे हैं सामने में, तो 12 प्लस 20 मतलब 32 फेसेज। नंबर ऑफ एजेस, कितने किनारा है इसमें, जल्दी से कोई बताइए तो कितने एजेस हैं, जल्दी जल्दी। क्या आपका दिमाग काम कर रहा है या नहीं, जल्दी बताइए कितना एजेस है, किनारा कितना, तेजी से। तब तक मैं यहां डबल बॉन्ड बना के दिखा देता हूं।
जल्दी जल्दी। जल्दी जल्दी जल्दी। बोला मैंने नंबर ऑफ एजेस। हाँ 60, वेरी गुड, 60 एजेस है। ये मैंने डबल बॉन्ड बनाया है। हेल्थ जाएगा इस तरह से, ठीक है चलो। तो नंबर ऑफ एजेस 60, वेरी गुड, बिल्कुल। 60 कार्बन एटम्स हैं, तो घूम फिर करके 60 एक दूसरे में आपस से कनेक्टेड है, तो 60 एजेस होंगे, किनारे 60 होंगे। बहुत क्लियर है। तो चलो नंबर ऑफ एजेस आपने क्लियर लिख दिया। अगला पॉइंट, नंबर ऑफ फेसेज 32, नंबर ऑफ वर्टेक्स 60, नंबर ऑफ एजेज 60। और क्या डिस्कस करना है? हाँ, दो 5 मेंबर के रिंग आपस में नहीं जुड़े हुए हैं। इच 5 membered ring, each 5 membered ring is surrounded by कितने 6 membered rings? जल्दी बताइए। हर एक 5 मेंबर के रिंग्स कितने 6 membered rings से घिरे हुए हैं? हर एक 5 मेंबर के रिंग्स कितने 6 मेंबर के रिंग से घिरे हुए हैं? 3, 5, 3, 5, 25। मैंने बोला each 5 membered ring is surrounded by how many 6 membered rings? 5, 5, 5। स्पष्ट दिख रहा, बहुत क्लियर है। बिल्कुल 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 बिल्कुल, 5 एग्जैक्ट। आप स्पष्ट देख रहे हो, 3, 2, 5। हर एक 5 मेंबर का रिंग, हाँ 5 6 मेंबर रिंग से। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। इच 5 मेंबर रिंग इज सराउंडेड बाय 5 6 मेंबर्ड रिंग्स। सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, एक भी पॉइंट ऐसा नहीं है कि मैं बोल दूं कि भैया कम इंपॉर्टेंट। गुड। अब अगली बारी है, हर एक 6 मेंबर्ड रिंग कितने 5 मेंबर्ड रिंग से घिरा हुआ या टच कर रहा है? इच 6 मेंबर्ड रिंग शेयर्स इट्स एजेज, अपने किनारे को, विथ, जल्दी बताइए, कितने 5 मेंबर्ड रिंग्स? जल्दी जल्दी जल्दी। आराम से देखो ये जवाब सही निकाल पाते हो कि नहीं। मैंने पूछा हर एक 6 मेंबर का रिंग कितने 5 मेंबर रिंग से अपना एज शेयर कर रहा है? जवाब आ रहा मैक्सिमम लोगों का 3, बट किसी किसी का 2। आते जाओ। 3 2 3 2 3 2। ठीक है देवेश, मैं आपके चीजों को देखता हूं, एक बार उसको भी एक्सप्लेन कर ले। आज सभी लोग बताते जाओ। 3 4 3 4 3 2 3 3 3 4 2 3। मैंने पूछा है, अब फील करने की बात बेटा, हर एक 5 मेंबर का रिंग, तो क्लियर दिख रहा है कि 5 6 मेंबर रिंग से घिरा हुआ है। अब मेरा कहना है हर एक 6 मेंबर का रिंग कितने 5 मेंबर रिंग से घिरा हुआ है? मैक्सिमम लोग, तो 60 70 लोगों ने जवाब दे दिया 3। गुड, आ जाइए। हालांकि मैं यहां पे फिर से बना के दिखा सकता हूं, स्ट्रक्चर लंबा चौड़ा होगा। इस पेज पर मैंने यहां पे फुलरीन का एक स्ट्रक्चर रखा है। ये स्ट्रक्चर, इस स्ट्रक्चर को आराम से देखो, फील करो।
6 मेंबर के रिंग्स कितने? 5 मेंबर से। देखो फ्रंट पे तो 5 दिख रहा है, ये वाला, ये तो आपको स्पष्ट दिख रहा है कि ये 5 मेंबर का रिंग है। और ये क्लियर दिख रहा है कि 1 6 मेंबर, 2 6 मेंबर, 3 6 मेंबर, 4 6 मेंबर और 5 6 मेंबर। फ्रंट से तो साफ दिख रहा है। चलो अब मैं आपको कह रहा हूं देखने के लिए, किसको बेटा? आराम से आओ। 6 मेंबर के रिंग को वो कितने? 5 से। तो 6 आपको पीछे बैकग्राउंड में चले जाओ, पीछे बैकग्राउंड में। तो कोई 6 मेंबर वाला रिंग पकड़ लो। ये मान लो, ये देखो 6 मेंबर है, 1 2 3 4 5 और 6। अब आपको ये बैकग्राउंड वाला पीछे वाला देखो कितने 5 मेंबर से घिरे हुए। आप अपने खुद से भी बना सकते हो, बट इसमें और मैं अच्छे से दिखा दे रहा हूं। 5 मेंबर मैंने पूछा, ये 5 मेंबर है। ये बगल वाला 6 मेंबर है बेटा। ये फिर देख ले, फिर ये 5 मेंबर है। फिर ये बगल में देखो, ये 6 मेंबर है। फिर ये देखो, बैकग्राउंड वाला देखना है, ऊपर वाला नहीं। फिर ये देखो 5 मेंबर है। फिर ये देखो 6 मेंबर है। तो कितने 5 मेंबर के रिंग्स आए? 3। एक, एक, दो, 3। तो मैक्सिमम लोगों ने 3 आंसर दिया। वेरी गुड। और फील साफ दिख रहा है। मैंने ये दिखाया कि ये 6 मेंबर का रिंग है एक। अब आपको ये देखना है कि ये कितने 5 मेंबर के रिंग से घिरा हुआ है। और इस पॉइंट को आगे से याद रखना, अभी तक किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम ने इसको पूछा नहीं है। इसी को बोलते हैं प्रोजेक्शन। कॉन्सेप्ट में मतलब एक लेवल पर कॉन्सेप्ट को ले जाकर के देखना, सीखना, समझना। तो स्पष्ट दिख रहा है, देख बेटा, बैकग्राउंड में जाकर के एक 5 मेंबर का, ये बगल वाला 6 हो गया। फिर ये वाला देख 5 है, ये वाला फिर 6 है, ये वाला 5 है। और इस स्ट्रक्चर में भी आप देखोगे चीजों को तो आपको आराम से समझ में आ जाएगा। 6 मेंबर के रिंग्स की मैंने बात बोली है कि कितने 5 मेंबर से, तो भैया एक, यहां से भी आपको साफ दिख गया। देखो एक 5 मेंबर वाला, इस 6 को देख लो, दूसरा 2 5 मेंबर का, और 3 5 मेंबर का। और हमने तो वहां क्लियर कर ही दिया ना भाईजान कि ये कितने मेंबर का है? 6। हमने तो ये लिख ही दिया। तो स्पष्ट दिख रहा है कि 6 3 5 मेंबर से कनेक्टेड है। 1 2 और, तो दोनों स्ट्रक्चर को हमने क्लियर कर दिया। तो यहां पे क्या भर दूं मैं? 3। ये भी पॉइंट क्लियर है। अब इसके बाद में आगे, अभी तक पहले सभी लोग एक बार बोल दो कि क्या फुल रेंज आपको यहां तक सारी चीजें समझ में आ गई अच्छे से या नहीं, या कुछ डाउट अभी तक में? तो जल्दी क्लियर करो एक बार, तेजी से, जल्दी। हाँ जी, आ जाइए। क्लियर है सर, क्लियर है। गुड। 1 मिनट। हाँ चलिए, आ जाइए, सॉरी।
कुछ मुझे ऑर्डर करना था, इसके लिए मैं टाइम ले रहा, ये मैंने क्लियर कर दिया। ये एक बार देख लो इस पेज पे, ये मैंने एक 3 डायमेंशनल यहां पे स्ट्रक्चर रखा है, ये फ्लोरेंस का। फिर से देख लो, देखना है तो मैंने प्ले किया और बड़ा कर दूं, ये 6 5 फिल करने के लिए, ठीक है। हाँ, ग्राफीन भी एक एलोट्रॉप है, ग्राफीन भी अपने आप में, ग्राफीन भी एक एलोट्रॉप है माना जाता है वो भी। और ग्राफीन को भी आपने जो पूछ दिया स्मृति कुमारी जो भी है, अपने थोड़ा अलग लेवल पे चीजें पूछती है कि ग्राफीन यूजुअली ग्रेफाइट के एक लेयर को बोलते हैं, अलग अलग लेयर्स को, बट अपने आप में ग्राफीन्स भी बोले जाते हैं कि वो फुलरीन का ही फॉर्म है। फर्क ये है कि वो ऐसा एलोट्रॉप है जो फ्लैट है, मतलब हम लोग ने अलग अलग स्ट्रक्चर में जो पढ़ा है, चाहे वो बंद स्ट्रक्चर है सारा फ्लोरीन्स का, बट वो फ्लैट माना जाता है। तो चलो ये क्लियर हो गया, इसमें कहीं कुछ ऐसा है नहीं, ठीक है, ठीक है। आ जाओ बैक पेज पे। तो हमने ये क्लियर कर दिया। अब एक पॉइंट यहां ये है कि इसमें बॉन्ड लेंथ 2 तरह के, ठीक है, इसी स्ट्रक्चर पे मैं डिस्कस करता हूं। इसको थोड़ा मैं छोटा कर दूं, अरे यार ये तो मुझे पता ही नहीं था, छोटा करने पर सब गड़बड़ हो जाएगा ना। तेरा तो कोई काम भी नहीं है भाई, ठीक है। ये यहाँ पे मैं 6 वाला दिखा रहा था, ये वाला एक बार फिर यहाँ ड्रॉ ही कर देता हूँ, और 5 वाला यहाँ पे 1 है, और किधर गया भाई साहब, ये 2 और ये। अब आ जाइए, हमने बोला इसमें 2 तरह के बॉन्ड लेंथ है, आराम से सीखिएगा, 2 तरह के इसमें बॉन्ड लेंथ। ये जो हमारा C60, एक है 6:6 रिंग, क्योंकि आपने देखा 6 को 6 से एयर कर रहा है, और दूसरा आपने देखा 6:6 रिंग का मतलब क्या हुआ बेटा, मतलब हुआ 6 मेंबर के रिंग के साथ जो 6 मेंबर का, और दूसरा हुआ 5:6 रिंग, इसका मतलब क्या हुआ, 5 मेंबर के साथ जो 6 मेंबर वाला फ्यूज हो रहा, तो दोनों का डिफरेंट बॉन्ड लेंथ होगा। क्लियर है। हमने बोला कि C60 में 2 तरीके के इसका फ्यूजन, ये फ्यूजन है। हमने अब क्या बोला आपको, दोनों में डिफरेंट बॉन्ड लेंथ, ऑब्वियस है, रिंग का साइज चेंज होगा तो अलग अलग होगा, रिंग का साइज चेंज होगा तो बॉन्ड लेंथ अलग अलग होगा। तो इसका जो बॉन्ड लेंथ होगा कार्बन कार्बन का, दिस इज व्हाट, डी फॉर बॉन्ड लेंथ, डिस्टेंस, किसमें, D6:6 में ये, और डिस्टेंस जो कार्बन टू कार्बन का होगा, मतलब फिर से बॉन्ड लेंथ दोनों का सेम नहीं होगा। कौन सा छोटा होगा, कोई अंदाजा लगाएंगे, 5:6 वाला या 6:6 वाला, जल्दी। जल्दी, किसी भी चीज को मोड़ करके, रिंग्स को मोल्ड करके एक शेप में लेने के लिए भी रिंग्स की संख्या ऑप्टिमम चाहिए, एक ऑप्टिमम नंबर ऑफ रिंग्स उसमें चाहिए पीयू, इसलिए C20 के नीचे वो फुल रिंग्स की कैटेगरी में नहीं आता। हमने बोला कि कौन सा छोटा होगा, अब आपको दिमाग लगाना है, 6:6 वाला या 5:6 वाला। निखिल ने लिखा 6, किसी ने लिखा 5, विवेक ने 5, अभिनव ने 6, चंदन ने 6, रोशन ने 6, विकास ने 6, आदित्य ने 5, देवेश ने 5, और बोलते जाइए। और आते जाइए, 5 6 6 3, 3 मेंबर कहां से आ गया विनय, कुछ भी, रंजीत 6, कमलेश 6, मैक्सिमम लोग 6 जवाब दे रहे हैं, 6 6 6 6, प्रियांशु 5, अंजलि भारती 6, क्रेजी आरकेपी 5, अराउंड 10, यार अपना नाम तो रखा कर भाई, सुदर्शन 5, आर्यन यादव 5, कमलेश 6। क्वेश्चन क्या है क्वेश्चन है बॉन्ड लेंथ 6:6 वाला जो शेयर्ड है, मतलब जब 2 6 कर रहा, ऐसे देख लो ना, इस पिक्चर में मैं दिखा दे रहा हूं, मान लो ये देखो, ये 2 6 मेंबर का लेंथ शेयर कर रहा है ना, तो मैंने इस बॉन्ड लेंथ को लिखा है A,
ए, और जो 5 और 6 जब भी शेयर कर रहा है, जैसे 5 और 6 जब शेयर कर रहा है, तो मैंने इस बॉन्ड लेंथ को लिखा बी, तो मैंने लिखा यहां पर ये बॉन्ड लेंथ ए और ये बॉन्ड लेंथ बी। ए किसको लिखा, 6 और 6 जब शेयर किया, और इसको लिखा मैंने बी। तो मैंने पूछा कौन छोटा होगा कौन बड़ा होगा, मैंने स्मॉल वाला पूछा था, तो बेटा छोटा होगा ये वाला। ठीक है, माना जाता है ऐसा कि 6 मेंबर का जो रिंग है वो डबल बॉन्ड है उसके अंदर, मतलब मल्टीपल बॉन्ड, हालांकि मल्टीपल बॉन्ड कैरेक्टर दोनों में, इसमें कोई दो राय नहीं है, बट माना जाता है कि 6 मेंबर का जो रिंग है वो मल्टीपल बॉन्ड वाला, डबल बॉन्ड कैरेक्टर वाला रिंग है। हालांकि दोनों में है, लेकिन चलो लिख सकते हैं कंसिडर्ड कैन लगा दो, कैन बी कंसिडर्ड एच सीसी डबल बॉन्ड रिंग। ठीक है, अब दोनों के लेंथ डिफरेंट है, तो एक एवरेज बॉन्ड लेंथ इसका इंपॉर्टेंट, डी कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ एवरेज। एवरेज अगर मैं लिखूं, जल्दी से कोई बता दो, ऑफलाइन में किसी किसी को हमने पढ़ाया था, जरा देखो कि कौन जवाब दे पाता है। मैंने बोला कि एवरेज बॉन्ड लेंथ क्या होती है, मतलब 5:6 और 6:6 में, जल्दी से बता दो। हाँ देवेश सबसे तेज 1.4, वेरी गुड निखिल, देवेश बहुत अच्छा। 1.42 नहीं बेटा, 1.42 नहीं, ग्रेफाइट में भाग गए क्या, 1.40। हाँ वेरी गुड, 1.40 1.40 1.40, वेरी गुड। और एक पॉइंट इसको मैं छोटा कर देता हूं और यहीं पे ही लिखता हूं वो पॉइंट। ये जो 1.40 है, एक्चुअली ये आपके डायमंड और ग्रेफाइट दोनों से छोटा है। ठीक है, ये भी पॉइंट लिखना है। जो एवरेज बॉन्ड लेंथ है ये वाला, ये स्मॉलर देन डायमंड एंड ग्रेफाइट, दैट इज, मतलब ये सब काम की चीजें हो गई। बॉन्ड लेंथ, दैट इज बॉन्ड लेंथ इज स्मॉलर देन, छोटा है डायमंड एंड ग्रेफाइट दोनों से। डायमंड में होता है 1.54, और ये सब जानना है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं डिस्कस कर रहा हूं। और ग्रेफाइट दोनों से छोटा है, ग्रेफाइट में होता है 1.42। डायमंड और ग्रेफाइट दोनों के बॉन्ड लेंथ से 660 का बॉन्ड लेंथ इस तरह से छोटा होता है। ठीक है, एजेस पर आप लोग डिस्कस कर रहे हो शायद, और ये बड़ा सिंपल है, मुझे हैरानी लग रही है। जब एज आपस में शेयर किए हुए हैं और 60 मेंबर्स हैं, तो 60 किनारे होंगे, 60 बॉन्ड्स होंगे, तो इसमें क्या कंफ्यूजन कैसे है, मुझे ये बताओ। कैसे आपको इसमें लग गया कि 90 एजेस होंगे? यदि 60 मेंबर्स हैं तो 90 कैसे आपके एजेस आ जाएंगे? जब इम्पॉसिबल है ना, जब वो आकर के मर्ज कर गया है स्ट्रक्चर, तो 90 हो ही नहीं सकता है। अब आपके मैथमेटिकली जो हो नहीं हो उससे मतलब क्या है? बहुत प्रैक्टिकल सी बात है। 60 मेंबर्स हैं और सारे मेंबर्स आपस में मर्ज, जुड़ते 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 स्ट्रक्चर फाइनली मीट कर रहा है, तो जितने मेंबर्स होंगे उतने एजेस आ जाएंगे, किनारे आ जाएंगे। तो बहुत क्लियर है, इसके साथ मैंने ऑफलाइन में भी एक आध बार डिस्कस किया है। चलो कोई नहीं, अब आ जाओ। दो मेंबर का जो इसमें ये तो हो गया क्लियर। ठीक है, अब अगला पॉइंट मैं लिखता हूं, ये वाला हटा दे रहा हूं, इसका कोई मुझे यूज नहीं लग रहा। हाँ, ऑल्सो देखो, ये बेटा हमारा एक C60 आया, मान लो मॉलिक्यूल, और ये एक C60 मॉलिक्यूल आया। ये मान लिया मैंने C60 और ये मैंने मान लिया C60। अब बॉन्ड लेंथ तो मैंने डिस्कस कर दिया। अब इसका अगर सेंटर टू सेंटर, मतलब न्यूक्लियस टू न्यूक्लियस, जो इसका डायमीटर होगा,
मैं वेंडरवॉल डायमीटर नहीं कर रहा हूं, न्यूक्लियस टू न्यूक्लियस डायमीटर। ओह सॉरी, ये तो वेंडरवॉल डायमीटर लिख दिया मैंने ना। ओह ओ ओ ओ ओ ओ, एक मिनट एक। चलो मैं लिख ही देता हूं सिंपली। ऑल्सो द न्यूक्लियस टू न्यूक्लियस डायमीटर, ये काफी बड़ा है, इक्वल्स टू 0.71 एंगस्ट्रॉम नैनोमीटर और 7.1 एंगस्ट्रॉम। मतलब C60 के न्यूक्लियस टू न्यूक्लियस क्या है, मैथमेटिकली 60 एजेस नहीं हो सकते। अब मैं क्या करूं उस पे क्या डिस्कशन किया जाए। एक बार बैठेंगे क्लास में, आप मेरे से ऑफलाइन में बैठेंगे सामने, हम लोग बैठ करके उसको डिस्कस करेंगे और फिर आपको पेपर पेन पे लेके समझा दिया जाएगा। इन C60 pentagons are never adjacent to other pentagons, 5 into 12 60 of the edges must be of the pentagons plus hexagon type, the remaining 30 edges must be of hexagon plus hexagon type। तो पता नहीं सिंपल सा मैथ से आप लोग क्यों नहीं इसको समझ पा रहे हैं। अगर ऐसे होगा तब तो इतना में तो हम लोग काउंट कर देंगे ये स्ट्रक्चर में निकाल करके एज को, इसमें काउंट कर लिया जाएगा, उतना कुछ होगा ज्यादा तो ऑफिस में एक बार सामने बैठ सकते हैं या इस पर पेन चलाएं और पेन चला के इस पर काउंट ही कर लें आप। बहुत ज्यादा परेशानी होगी तो पूरा काउंट हो जाएगा यार। चलो हटाओ, कुछ मैं बता रहा था, मैं दिमाग से निकल गया और एक कुछ पॉइंट लिख रहा था, ध्यान ध्यान से हट गया। तो चलिए खैर कोई नहीं, अब दिमाग से निकल गया कुछ पॉइंट। एक बड़ा अच्छा पॉइंट मेरे दिमाग में भी आया था, कौन सा, और एक बॉन्ड लेंथ में डिस्कस करने जा रहा था, ये तो था न्यूक्लियस टू न्यूक्लियस डायमीटर। एक और पॉइंट क्या मैं डिस्कस करने जा रहा था, क्या लिखने जा रहा था मैं भूल गया यार। चलो हटा, दिमाग से निकल गया, कभी डिस्कस मतलब आएगा नया वाला ना तो मैं डिस्कस कर लूंगा। हाँ एक पॉइंट, चूंकि कार्बन के बगल में पीरियोडिक टेबल में, हाँ कैंसरस एलिमेंट लिख लो, बकमिस्टर फुलिन एक कैंसरस एलिमेंट है, ठीक है, डायामैग्नेटिक है। डायामैग्नेटिक का मतलब इसके पास कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है बेटा, ऑब्वियस सी बात है। कार्बन 4 बॉन्ड तो बना ही रहे हैं ना, एक मल्टीपल बॉन्ड के फॉर्मेशन में जाएगा तो कहीं तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने का चांस ही नहीं होता ना, तो कहीं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो ही नहीं सकता। चलो ठीक है, ये भी समझ रहे हो पॉइंट। लेकिन बट इट इज फेरोमैग्नेटिक एट हाई टेम्परेचर, थोड़ा सा मतलब बहुत स्ट्रांगली मैग्नेट इसको खींच सकता है थोड़ा एलिवेटेड टेम्परेचर पे, टेम्परेचर बढ़ाने पर। लेकिन सामान्य तौर पे चलता है, इसको फेरोमैग्नेटिक बोला जाता है। थोड़ा टेम्परेचर बढ़ाने पर, एग्जैक्टली अगर बोलोगे तो टेम्परेचर बढ़ाने पर। एक पॉइंट और, वेरी लेस रिएक्टिव, काफी कम रिएक्टिव है, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट इनसिग्निफिकेंट केमिकल प्रॉपर्टी। मतलब केमिकल प्रॉपर्टी के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो इसका कुछ खास ज्यादा नहीं है। अगर इसका इनटेक हो गया तो वो कैंसरस है, काफी कैंसरस होता है। लेकिन अगर आप देखो पीरियोडिक टेबल में क्या है, यहां पर बोरॉन है बेटा, यहां कार्बन है, नाइट्रोजन है। तो एक काम कर सकते हैं, एक काम होता है क्या, C60 में 1 कार्बन एटम कैन बी रिप्लेस्ड बाई, एक कार्बन एटम को रिप्लेस कर सकते हो किससे, बोरॉन और नाइट्रोजन एटम। एक कार्बन एटम को बोरॉन और नाइट्रोजन एटम से आप रिप्लेस कर सकते हो।
तो अगर आपने किया तो क्या बन जाएगा अंदाजा है? एक कार्बन को C60 में से बोरॉन, तो क्या बन जाएगा? C59B और C59N। इस तरह से कंपाउंड वो रिलेट किया जाता है। हाँ, नो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं, वो भी लिख लो पॉइंट, अगर याद आ गया किसी को तो। नो कंडक्टिविटी, तो ठीक है, अब हो गया एनसीईआरटी के हमारे सारे पॉइंट्स कवर हो गए, इससे ज्यादा जाने की जरूरत नहीं है। तो सारे पॉइंट्स हमने किया, एक बार मैं 2 मिनट में सबको एक बार फिर से रिकॉल कर देता हूं, क्योंकि आज की क्लास में हम लोग फुल रेंज पर डिस्कस कर रहे थे। हमने बोला कार्बन के एलोट्रॉप्स बहुत सारे हैं, वाइड रेंज ऑफ एलोट्रॉपिज्म जो कार्बन का है, बहुत सारे जो एलोट्रॉप्स हैं वो उसकी वजह होती है कैटेनेशन एबिलिटी और लंबा चेन बनाने का, और इसकी वजह से उसको अलग अलग स्ट्रक्चर में मोल्ड किया जाता है। बहुत सारे एलोट्रॉप्स में ग्रेफाइट, डायमंड और फुलरेंस इंपॉर्टेंट है। एमॉर्फस कार्बन में सूट्स और चारकोल आते हैं। सूट्स जो होता है आपका, ये जो हमने 2 पॉइंट लिखा, क्या क्या? एक एमॉर्फस कार्बन, क्योंकि क्रिस्टलाइन तो है ही, सारे सबके स्ट्रक्चर्स होते हैं। एमॉर्फस कार्बन में आप 2 चीजें यूज करते हो, एक सूट्स और एक चारकोल। हालांकि यूज तो बहुत कुछ करते हैं, बट 2 को आप मेनली यूज करो, मेनली। अब सूट्स जो होता है वो हमने बोला कि कैसे ऑब्टेन्ड बाई इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है, हाइड्रोकार्बन्स का इनकम्प्लीट कंबशन होने से सूट तैयार होता है। लेकिन चारकोल होता है, चार्ड वुड को बहुत स्ट्रांगली हिट करते हो, या वुड को सीधे बोलो, या प्लांट के कुछ पार्ट्स को स्ट्रांगली हिट करके हम लोग इसको लाते हैं, ऑब्टेन्ड बाई। लेकिन ऑक्सीजन सप्लाई कम होना चाहिए यहां पर, ऑब्टेन्ड बाय वेरी स्ट्रांगली हिटिंग द चार्ड वुड, मतलब वुड्स बोलिए, एनिमल्स और प्लांट मटेरियल्स कह सकते हैं, इन मिनिमल सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन। तो दोनों में थोड़ा सा फर्क है, लेकिन दोनों जो है क्या है हमारा, वो एमॉर्फस कार्बन है। बाकी कार्बन के जो एलोट्रॉप्स आप अभी लगातार देख रहे थे वो सारे क्या थे? क्रिस्टलाइन थे, मतलब उनके तो फिक्स स्ट्रक्चर आ रहे थे, तो सारे क्रिस्टलाइन थे। बट एमॉर्फस में सूट्स और चारकोल्स आप इस्तेमाल करते हैं। ये कैसे लाते हैं? इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ हाइड्रोकार्बन, बट ये लाते हैं वेरी स्ट्रांगली हिटिंग, काफी स्ट्रांगली हिट किया जाता है प्लांट्स को, वुड्स को, ये सबको आप बहुत स्ट्रांगली हिट करके चारकोल लाते हैं। और वो मतलब दोनों में क्या है ना, ये थोड़ा सा हार्ड मटेरियल है और वो पूरा का पूरा आप समझते हो, मतलब बहुत सॉफ्ट हो जाता, कालिक की तरह, कालिक ही बोल लो ऑलमोस्ट। तो दोनों में डिफरेंस है। बहुत सारे जो फ्यूल होते हैं, फ्यूल जो जलने के बाद फेंका जाता है, वो सूट्स में आता है, ना कि चारकोल में। जैसे आपने देखा होगा कि पेट्रोल वगैरह हाइड्रोकार्बन्स होते हैं उसमें, तो वो जब बर्न करने के बाद आपने देखा होगा कि सिलेंडर से पीछे छोड़ा जाता है उसका रेसिड्यू। ठीक है, तो रेसिड्यू जो उसका गिरता है नीचे, आप उसको देखेंगे कि वो किस तरह का होता है, तो वो सूट कहलाता है, ना कि चारकोल। और चारकोल कब? जब वुड का मटेरियल, चार्ड वुड का मटेरियल या एनिमल या प्लांट का मटेरियल, ये सबको हम लोग बहुत स्ट्रांगली हीट करते हैं, बहुत स्ट्रांगली हीट करते हैं, तो उसके बाद ये एक ब्लैक रेसिड्यू के फॉर्म में आता। क्लियर हो गया? हीट करके, ऑब्वियस है। तो चलिए, हमने सारे पॉइंट्स इस तरह से डिस्कस करे, और मुझे नहीं लगता कि कुछ पॉइंट ऑफलाइन में भी शायद हमने कुछ और नहीं एक्स्ट्रा कराया होगा, यही सारी चीजें कराई होंगी। तो एक बार मुझे क्लियर सभी लोग बता दें, इस तरह से आपका क्या बढ़िया से क्लियर हो गया, मतलब आपके एनसीईआरटी के लिए। हाँ बिल्कुल, ब्लैक 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 जो है वो विस्कस, ठीक है। हाँ दिवेश, गुड। तो एक बार एनसीईआरटी के लेवल पर मैंने क्लियर कर दिया, एनसीईआरटी में भी इलैबोरेट कर दिया अच्छे से, जहां तक जो पढ़ना था। इसमें मेन इंपॉर्टेंट क्या है, कुछ कुछ जो पॉइंट्स मेन इंपॉर्टेंट है वो है कि C60 जो है वो सबसे स्मॉलेस्ट नहीं है, लोग बोलते हैं, आप बोलेंगे कि ये मोस्ट कॉमन है और इसका नेचुरल अकरेंस होता है। और कहां पाया जाता है? मोस्टली ये सूट्स में पाए जाते हैं। ठीक है, फिर हमने एक पॉइंट जो बड़ा अच्छा इसमें डिस्कस किया कि फुलरेंस बहुत से स्ट्रक्चर्स के होते हैं, हॉलो सिलेंडर्स, स्फेयर्स, ट्यूबल, इलिप्सॉइड्स वगैरह बहुत कुछ, और कोई पर्टिकुलर सीएन के बहुत तरह के आइसोमर्स भी हो सकते हैं।
तो सिंपलेस्ट नॉन फ्लोरीन है क्रोटो, कर्ल और स्मेलिन, नाम याद रखेंगे क्योंकि इन तीनों को 1996 का नोबेल प्राइज मिला है इसके लिए। ये ब्लैक सॉलिड है, वाटर में इनसॉल्युबल है और कुछ हैवी हाइड्रोकार्बन्स या एरोमेटिक सॉल्वेंट्स में ये जाके सॉल्युबल होते हैं। sparingly soluble in CS2 and some aromatic solvents। कुछ एरोमेटिक सॉल्वेंट्स में भी जाके थोड़े से सॉल्युबल हो जाते हैं, ठीक है। आप CS2 बोले काफी है। स्ट्रक्चरल एनालिसिस में दिखेगा सॉकर बॉल की तरह, इसलिए अपन इसे बकी बॉल बोलते हैं, बट स्ट्रक्चर का नाम ट्रंकेटेड इकोसाहेड्रन बोलना है। केज लाइक स्ट्रक्चर है जिसमें फ्यूज करता है 5 और 6 मेंबर का रिंग, जबकि वहीं पर जो फ्लोरीन्स होते हैं, फ्लोरीन्स में 5, 6 और 7 तीन तरह के मेंबर्स के रिंग आ सकते हैं, लेकिन इसमें 5 और 6 मेंबर के रिंग्स फ्यूज करेंगे। 5 मेंबर्स के रिंग्स की संख्या 12 होगी, 6 मेंबर के रिंग्स की संख्या 20 होगी। दोनों जब मिक्स होंगे तो इकोसाहेड्रन स्ट्रक्चर बनेगा, और जो स्ट्रक्चर बनेगा उसमें कोई भी दो 5 मेंबर के रिंग्स आपस में एज या किनारा शेयर, वर्टेक्स शेयर नहीं करेंगे। वर्टेक्स की संख्या 60 होगी, फेसेज जो चेहरा होगा वो 32 होगा, एजेज 60 होंगे, किनारे कितने होंगे 60 कार्बन एटम्स हैं, तो मर्ज होते 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 वो 60 किनारों को फॉर्म करेंगे। हर 5 मेंबर का जो रिंग होगा वो घिरा होगा कितने 6 मेंबर के रिंग से, 5 मेंबर का रिंग 5 6 मेंबर रिंग से, बट वहीं पर हर 6 मेंबर का रिंग जो है वो 3 5 मेंबर के रिंग से घिरा होगा। तो हमने ये भी पॉइंट लिख दिया यहां पे। फिर हमने बता दिया कि 6:6 मेंबर रिंग्स जो होंगे उनका बॉन्ड लेंथ छोटा होगा, ए छोटा है बी के रिस्पेक्ट में, क्योंकि इसमें माना जाता है कि ऑलमोस्ट मल्टीपल बॉन्ड का कैरेक्टर है। एरोमेटिक सॉल्यूशंस नहीं, एरोमेटिक सॉल्वेंट्स ऑर्गेनिक में आप पढ़ेंगे, हाइड्रोकार्बन्स में बहुत सारे हेवी हाइड्रोकार्बन्स में भी सॉल्युबल होते हैं और एरोमेटिक सॉल्वेंट्स में भी सॉल्युबल होते हैं, जैसे बेंजीन एक एरोमेटिक सॉल्वेंट है, ठीक है। उसके बाद हमने लिखा कि 6 मेंबर के रिंग वाले जो है उसमें सीसी बॉन्ड लेंथ छोटा है, और 5 मेंबर वाला जो है 5 से 6 वाला, वहां पर सीसी बॉन्ड लेंथ बड़ा है। एवरेज काफी इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट, एवरेज सीसी बॉन्ड लेंथ 1.40 एंगस्ट्रॉम, और बॉन्ड लेंथ जो है फ्लोरीन का, बकमिस्टर फ्लोरीन का इस तरह से बेटा वो छोटा है ग्रेफाइट से भी और डायमंड से भी। ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ग्रेफाइट का बॉन्ड लेंथ 1.42 एंगस्ट्रॉम होता है और डायमंड का बॉन्ड लेंथ 1.54 एंगस्ट्रॉम होता है। फिर हमने लिख दिया कि कोई कंडक्टिविटी नहीं है, कैंसरस एलिमेंट है, डायमैग्नेटिक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसके पास नहीं है, और फेरोमैग्नेटिक एलिवेटेड टेम्परेचर पर, नॉर्मली फेरोमैग्नेटिक बोल सकते हो, काफी कम रिएक्टिव होता, ऑलमोस्ट इसका केमिकल प्रॉपर्टी अपन यूज नहीं करते हैं। C60 में बोरॉन और नाइट्रोजन को कभी कभी रिप्लेस कर सकते हैं अपन, और C59B, C59N इस तरह की चीजें बना सकते हैं, और एमॉर्फस कार्बन हमने डिस्कस किया। तो सभी लोग एक बार क्लियर कर ले, आज की क्लास के लिए मैं अब इतना ही रख रहा हूं, उम्मीद है सभी का क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्लास में मैं डिस्कस करने वाला हूं क्या, ग्रेफाइट एंड डायमंड। तो आज के लिए फ्लोरीन्स, चूंकि फ्लोरीन्स थोड़ा आपके लिए बिल्कुल नया था, तो उम्मीद है बहुत सारी नई चीजें आपने सीखी होंगी, ठीक है। आज के लिए बस इतना है, मिलते हैं दोस्तों अगले क्लास में। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, बाय बाय।